सुभाष यादव के चक्कर में आप पड़ जाती हैं, उनके साथ आप घूमती हैं रात में 9-9 बजे तक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने वीडियो देखा होगा प्रिंस उपाध्याय का। रात में 9 बजे 10 बजे तक आप सुभाष यादव के साथ घूमती हैं होटल, उसके बाद आप फिर घर आती हैं। अच्छा। तो इस तरीके के काम आप करेंगी तो कौन ऐसा पति बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी इस तरीके आपके ऊपर आरोप लगा, या ये सच्चाई थी कि आपकी सुभाष यादव से दिल लगी हो गई, सुभाष यादव से मोहब्बत हो गई, सुभाष यादव के साथ जाने का फैसला क्यों किया? आपने एक खबर देखी होगी, आजमगढ़ से बड़ी चर्चा में थी कि एक 20 साल 22 साल की महिला एक 45 से 50 साल के अधेड़ मर्द के साथ फरार हो गई, और वो पत्नी थी प्रिंस उपाध्याय की। वो जिस महिला का जिक्र हुआ था, जो महिला की बात कही गई थी, वो महिला फरार हो गई है। वो महिला आज हमारे साथ मौजूद है। प्रिंस उपाध्याय और उनकी माँ ने क्या कुछ आपके ऊपर आरोप लगाया? जी देखा तो है, और बहुत सारा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है। फिलहाल तो हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था कि छोड़िए जाने दीजिए, लेकिन इस तरीके के मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये गलत है, और इसी को मैंने साबित करने के लिए ही आप लोगों को फिर से कॉल करके बुलाया कि अब हमारे पास भी हमारे भी सच्चाई सुननी चाहिए कि सिर्फ एक तरफा करके कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। नाम क्या है आपका? जी हमारा नाम सपना यादव है। अच्छा, सपना यादव है, हो चुके हैं आप? जी। शादी कब हुई थी आप प्रिंस उपाध्याय के साथ? आप 31 मई 2022 में। शुरू से है ये आप और उनके बीच में अनबन थी या फिर कुछ दिनों के बाद? हमारे शुरुआती रिश्ते अच्छे थे, 1 महीने से बहुत ही अच्छे थे, और अच्छे इसलिए थे क्योंकि हम निभाते गए, सुनते गए, करते गए, और उनकी सारी जो भी वो पीड़ा देते थे, दर्द देते थे, या जो भी हमारे साथ गलत चीज़ें करते थे, हम उसको सहन करते गए। जब नहीं सहन हुआ तो हम मायके जाने की कोशिश किए। मायके जाने के लिए इन लोगों से बहस भी हो जाती थी हमारी, ये लोग जाने नहीं देते थे। वो परिवार बड़ा छोटा सा था, एक आप अकेली उनकी बहू थी, उनके पिताजी नहीं, उनकी माँ, यानी परिवार में 3 लोग रहते थे। और वो प्रिंस ने बताया कि हम बाहर रहते थे, अक्सर नौकरी करते थे। बात हमारा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 2 परिवारों में एक सास और एक बहू, इन 2 लोगों में क्या ऐसी चीज़ें हैं? वो हालांकि हम लोग जब उनसे बातचीत करते वो तो कहते हैं कि मैं उन्हें सपना नहीं कहा कभी, मैंने कहा कि बेटा बेटा करके मैं उनसे बातचीत करता था, मैं उन्हें खिलाता पिलाता था। उनकी माँ कह रही थी कि सब कुछ मैं करता था, मैं कपड़ा धोती थी, यहाँ तक वो कह रही थी। तो फिर आखिर सास बहू में इतनी बड़ी अनबन क्या होगी, और आपके पति से क्या इतनी दिक्कत होगी कि वो परेशान आपको करने लगे? कहते हैं कि एक लड़की जब घर छोड़कर आती है तो सास को ही अपनी माँ मानती है, और ये बात सही है कि सास को अपनी माँ मानकर आती है और एक माँ छोड़ कर आती है। ये बात सही है उनकी कि उनका व्यवहार हमारे लिए अच्छा था, लेकिन जब हमने ये सोचा कि नहीं, अपने परिवार से कहने से पहले, मायके में कोई भी चीज़ कहने से पहले लड़की सोचती है कि नहीं अपने घर पे कहें। अगर कोई एक्शन परिवार नहीं लेता है तो वो अपने परिवार में गुहार लगाती है। तो फिर हमने यही सोचा कि हम जब मायके से लौट कर आए तो हम यही सोचे कि नहीं, एक बार इनकी मम्मा को कहना ज़रूरी है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ करते हैं। एक बार इनकी मम्मी से कह देते हैं, हो सकता है इनको समझाएं, इनको डांटें, इनको मारें या कुछ भी करें, कम से कम इनको समझाएंगी तो हमारा रिश्ता तो बचेगा, वरना 8 लाख लगा करके हम इतने पागल नहीं थे कि छोड़कर चले आए होते। तो हमने यही सोचा कि कुछ करेंगे, लेकिन उनसे भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पति का ऐसा कौन सा बर्ताव आपके साथ हो रहा था कि वो आपको इतनी समस्या हुई कि आपने इतना बड़ा फैसला लेने के लिए सोचा? फिलहाल तो इसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए हम कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, और ना ही आज हमारे पास कोई सबूत था। लेकिन एक सबूत है जो हमारे साथ, जिस पे लोग हमारे इल्ज़ाम लगाए, सुभाष यादव जी को लेकर के हमारे पर इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो भी एक सबूत है। और बाकी जो मेरे साथ हुआ, बाकी मैं यही जानती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही बता सकती हूँ, अदरवाइज़ कोई बता नहीं सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आप हिंट दीजिए लोगों को ये पता चले कि पति आपको किस तरीके से आपका शोषण करता था, पति से आप इतना पीड़ित क्यों थी? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने भी उन लोगों का जब ये इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो आप लोगों ने उनको मेंटल डिस्टर्बेंस देखा होगा कि उनके दिमाग में मेंटल डिस्टर्बेंस भी थी। ठीक है, तो फिर अगर वो मेंटल डिस्टर्बेंस में भी थे तब भी मैंने उनको स्वीकार किया कि नहीं चलो ठीक है, कैसे भी किया जाएगा, इनको हैंडल कर लूँगी मैं। ये करते हुए मैं नौकरी पे भी लगी, जल मिशन में काम करती थी मैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस थे वो, तो शादी आपकी बगैर देखे हुई थी, बगैर जाने हो गई थी? ऐसे किसी के साथ ऐसे कर दो? आपने कहा कि 8 लाख रुपए लगाकर मैं वहाँ गई थी, हमारे माँ बाप ने खर्च किया था, तो फिर ऐसे किसी के साथ कर देंगे ऐसे लगाकर? जैसे मैं प्रिंस जी से ना ही उन्हें देखा था मैंने शादी से पहले, और ना ही मैं उनसे मिली थी कभी। जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं, मॉडर्न लड़कियां होती हैं, शॉपिंग, चाय या वगैरह वगैरह पर जाती हैं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उस समय शहर लखनऊ में थी, पढ़ाई चल रही थी मेरी, मैं अपनी इंटर की परीक्षा देने के लिए गई थी, और मेरे पापा यहाँ पर आए थे अपने गांव महिपालपुर में आए थे। दरअसल हमारे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनका आखिरी स्टेज चल रहा था, तो वो चाहते थे कि हमारी तीनों पोतियों में से किसी एक की शादी हो जाए। तो मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी जो पहली हैं, बड़ी बहन है, उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो लव मैरिज करना चाह रही हैं, तो वो उनको अपनी लव मैरिज ही करेंगी। अरेंज मैरिज से मेरे पूरे घर की ख़ानदान की लड़कियाँ डर गई कि नहीं, अरेंज मैरिज में जब इस तरह से हो जाता है, जैसे हमारे पापा के साथ भी इन लोगों ने धोखा किया, लड़का आया बस आकर के पैर छू करके चला गया।
तो इस तरह से लड़के का क्या बर्ताव। फिर उन लोगों ने दोबारा आने नहीं दिया, ना ही बातचीत करने दिया। इस तरीके से हमारे पापा भी दूर थे, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई और वो कह रहे थे कि उन्हें चेन्नई के लिए तुरंत ही निकलना है। तो बस 5 मिनट में आए, पैर धरे, चले गए और वहीं पर पापा हमारे इनका ये संस्कार देख करके शादी तय करके चले आए। उसके बाद फिर यहाँ महिपालपुर में आकर के उन्होंने बरच्छा करवाया। बरच्छा करने के बाद मुझे बरच्छा के दिन पता चल रहा था कि मेरा बरच्छा हुआ है, फिर भी मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, माँ बाप कभी कोई गलत तो चीज़ें नहीं सोचते, लेकिन जब माँ बाप के साथ ही धोखा हो जाए तो बच्चों के साथ की कोई बात नहीं है। आपने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया, हालांकि आप अभी आरोप बता नहीं रही और आपको आरोप बताना पड़ेगा, लेकिन प्रिंस से जब हम बातचीत करते हैं कि क्या आप कमी करते हैं प्यार मोहब्बत में, खाने खिलाने में, तो उसने कहा कि हमारे तरफ से कोई कमी नहीं थी। पता नहीं कहाँ जिक्र करते कि हम यहाँ ले गए घुमाने, वहाँ ले गए घुमाने, जहाँ कहती थी आजमगढ़ या पता नहीं कितने शहरों का उन्होंने जिक्र किया कि हम यहाँ वहाँ उनको घुमाए, खाने पीने में कोई समस्या नहीं थी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका चरित्र ठीक नहीं था, वो बातचीत किसी और से करती थी पहले तो से। अगर मेरा चरित्र ठीक नहीं था तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी, अगर मेरा चरित्र ठीक नहीं था आपको पहले से ही पता था, तो जब आपको पहले ही महीने में पता चला तो आपने क्यों इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्यों नहीं आपने बताया। बल्कि मैं तो जिससे भी बात करती थी, यहाँ तक कि मैं शहर की रहने वाली लड़की हूँ और मैं बैठती नहीं थी। दरअसल मुझे कमाने का भी शौक था, क्योंकि मुझे अपनी BA से लेकर के MA की पढ़ाई पूरी करनी थी, MA पढ़ाई मुझे पूरी करनी थी, जिसके लिए इन लोगों ने मना कर दिया। शादी से पहले तो ये लोग तैयार थे और पूरी बातचीत हमारी हुई थी, हमने यही कंडीशन रखी थी कि हम शादी उसी शर्त पर करेंगे अगर आप लोग हमें पढ़ाएंगे और हमें जॉब करवाएंगे। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, हम इस पर तैयार हैं, हमारे घर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, फिर मुझे भी कोई पाबंदी नहीं है, जब आप लोग तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तैयार हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई के लिए कहा तो इन लोगों का लुक मुझे कुछ अलग सा दिखाई देने लगा। इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करवा सकता और नहीं करवाएंगे, मेरे घर की लड़कियाँ नहीं पढ़ती। मैंने कहा ऐसा क्यों, तो आप लोगों ने शादी से पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं सोच कर शादी करती आपसे, नहीं करती शादी। इस तरह मैंने आपको मेंटल डिस्टर्बिंग से भी किया। और रही आपके व्यवहार की बात या दुष्कर्म की बात, तो ये बात सही है कि आपने हमारे साथ किया नहीं, बेशक इसका सबूत हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जितना भी सबूत रखते थे आपने ख़त्म कर दिया। और रही भी बात ये, अगर आपके पास नहीं तो कुछ तो कह सकती हैं, जैसे प्रिंस ने आपके ऊपर आरोप लगाया, प्रिंस की माँ ने आपके ऊपर लगाया, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप बार बार ये जिक्र कर रही कि वो ऐसा कर रहा था, क्या ऐसी चीज़ें थी? जैसे उनका अचानक से झिकझिका जाना, हमारे ऊपर चिढ़ जाना, हम पर हाथ उठाना, मारना, बांधना, ये सारी चीज़ें वो हमारे साथ करते थे। यहाँ तक कि गाड़ी में भी हमारे साथ रोज़ाना लड़ाई करते थे। ऐसी कोई दिन नहीं था जिस दिन वो हमसे लड़ते नहीं थे। या 10 रुपये की अगर मैं बात करूँ, मेरी नौकरी करने का देखिए मेन रीज़न यही था कि मैं अगर 10 रुपये भी इनसे मांगती थी तो ये कहते थे जो अपने बाप से मांगो। क्यों मैं 10 रुपये जाऊँ अपने बाप से मांगूँ, तो शादी मैं क्यों की रही हूँ आपसे, किस लिए किया है मैंने आपसे शादी? आप लोग का चेहरा देखने के लिए किया है, ऐसे नहीं किया है। शादी आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही थी, फिर आपने सोचा कि अब हम नौकरी करेंगे। हाँ, तब मेरी ज़रूरतें जब नहीं पूरी हो रही थी तो मैंने सोचा मैं नौकरी करूँगी और अपने पति को भी उसमें ढाल ले जाऊँगी, अपने तरीके से उन्हें ढाल ले जाऊँगी। या तो उनके जैसा बनना पड़ जाएगा या तो उनको अपने जैसा बनाना पड़ जाएगा, यही दो होता भी है। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ मैं ढलती हूँ, कुछ इनको अपने में ढाल लेती हूँ। लेकिन अब नहीं समझ में आता कि बाहरी लोगों की बातें सुनकर या घर वालों की बातें सुनकर क्या करते थे क्या नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरे साथ ये अक्सर ऐसा व्यवहार क्यों करते थे हम भी नहीं जानते। और रही घूमने की बात, जो प्रिंस उपाध्याय जी ने कहा है, तो घूमते समय बता दूं, अगर कोई पत्नी को कोई पति ये कह दे कि मैं उसे नहीं जानता लाखों करोड़ों की भीड़ में, तो आप क्या करना चाहेंगे? या हम पूछें दूसरी लड़की क्या करेगी अगर कोई कह देता है कि हम नहीं जानते इनको। और प्रिंस उपाध्याय बिना टिकट के चलते हैं हर जगह, बिना टिकट के चलते हैं। और जब टीटी आता है तो बाथरूम में घुसने की सलाह दे देते हैं कि आप बाथरूम में घुस जाइए, फिर टीटी आकर वापस हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने नहीं किया और टीटी ने पकड़ लिया तो उन्हें बाथरूम से निकाल लाया। तो कहने लगे कि मैं नहीं जानता ये कौन है। उस वक्त तो मेरा यही मन कर रहा था कि नहीं, मैं इस वक्त ट्रेन से कूद जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल अपने माँ बाप का चेहरा देखते हुए, इतना उन्होंने लगाया ये जानते हुए, करते हुए मैं इनको सहन करती गई। कुछ नहीं। प्रिंस उपाध्याय करते क्या थे? वो तो हम लोग को बताए कि मैं होमगार्ड था, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी नौकरी का कोई अता पता नहीं था, वो किस चीज़ की नौकरी करते हैं। दरअसल जब मेरी भी शादी तय हुई थी मुझसे ये कहा गया था कि ये छोड़ा फैक्ट्री की कंपनी में चेन्नई में काम करते हैं, लाखों का कमाते हैं और लाखों की चीज़ें आती हैं। तो मैंने उस वक्त भी सोचा कि घमंडी लड़के से जिसके पास पैसा होता है उस लड़के के पास घमंड जरूर होता है, तो मुझे इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये हमसे 1 साल बात किए बहुत प्रेम व्यवहार से, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जैसा मैं चाह रही थी मुझे वैसा मिल गया। तो फिर इनकी एक्टिंग तो गजब की है। फिलहाल बता दूं कि उनको एक्टिंग का और गाने का बहुत गजब शौक है। इतना शौक है कि किस वक्त उन्हें क्या करना है, इतना दिमाग तो है उनके पास कि किसी को दर्द भरे गाने सुना बहुत दर्द भरे गाने, ऐसा लग रहा था कि पत्नी के वियोग में वो गाने सुना रहे हैं लोगों को। हाँ, ऐसा वो गाना गाए हैं
क्योंकि उनको बहुत शौक है, वो तो अकेले में भी रहते हैं तो वो गाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उनके लिए। तो मैं खुद अभी एक गाना आप लोग को प्रस्तुत करूँगी। चलिए हम थोड़ा सा और बात आगे जानना चाहेंगे। उसके बाद आपने नौकरी करने का फैसला लिया, आपको आज़ादी मिलती है और आप आज़ादी का फ़ायदा उठाती हैं कि किसी और के चक्कर में, यानी सुभाष यादव आपने नाम बताया, सुभाष यादव के चक्कर में आप पड़ जाती हैं, उनके साथ आप घूमती हैं रात में 9-9 बजे तक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने वीडियो देखा होगा प्रिंस उपाध्याय का। रात में 9 बजे 10 बजे तक आप सुभाष यादव के साथ घूमती हैं होटल, उसके बाद आप फिर घर आती हैं। अच्छा। तो इस तरीके के काम आप करेंगी तो कौन ऐसा पति बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी इस तरीके के काम करे? तो ये बताइए कि क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये कहा कि मैं 9 बजे रात में आती तो आपको पूछना चाहिए था कि 9 बजे आपके घर का फाटक बंद कैसे हो जाता था। 9 बजे अगर मैं आती थी तो मैं इनके घर का काम कैसे पूरा कर देती थी। और रही बात उसकी, अगर 7 से 8 बजता था तो इसलिए बजता था क्योंकि हम पवई ब्लॉक, हम लोग को ब्लॉक भी बहुत दूर दूर का मिलता था। 10 बजे निकलेंगे तो आप बताइए कि एक दिन में हम लोगों को 10 गांव करके आना होता था। तो 10 गांव करके जब आना होता था तो ये बताइए कि इतनी जल्दी कोई पहुंच सकता है? और 10 तो कभी नहीं बजा और ना ही 9 कभी बजा, 7 बेशक बजा है। और खुद सुभाष यादव जी को हमारी जो सासू माँ थी उनको कहती थी कि भैया तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, बहुत विश्वास पे छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो एक घर के माध्यम से, जैसे एक बेटी को, बहन को अपने घर पहुंचाया जाता है, उसी तरीके से वो हमें पहुंचाते थे। और ऐसी बात नहीं है कि लकी उपाध्याय हमारे साथ चले नहीं हैं, बराबर हमारी गाड़ी में वो चले हैं। लेकिन आपने विश्वासघात किया। आपने कैसे विश्वासघात किया? मुझे सुभाष यादव ने भी विश्वासघात किया और आपने भी किया। जिस सास ने आपको मौका दिया कि जाओ ठीक है सुभाष यादव के साथ रहो, और फिर आखिर में अंत में यही हुआ कि सुभाष यादव के साथ ही आप हो गई। तो सुभाष यादव जी के साथ आने का कोई कारण रहा होगा कि मैं ऐसे ही आ गई? क्योंकि एक लड़की जो 8 लाख वजह क्या रही बताइए, क्या वजह रही सुभाष यादव के साथ? जैसे या आपके ऊपर आरोप लगा या ये सच्चाई थी कि आपकी सुभाष यादव से दिल लगी हो गई, सुभाष यादव से मोहब्बत हो गई? सुभाष यादव के साथ जाने का फैसला क्यों किया? जी, सुभाष यादव जी के साथ जो जाने का फैसला मेरा नवंबर में हुआ ना, उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उससे पहले भी मैं 2 साल अपने मायके गई थी, वापस भी आई। नौबत क्यों आई सुभाष यादव? जैसे कि अब इन लोगों पर आरोप लगने लगा या फिर क्या चीज़ है? नहीं, हमारे ऊपर आरोप भी लगने लगा, ये लोग भी आरोप लगाने लगे, जिसकी वजह से ये लोग मेरी मोबाइल भी चेक करते थे। तो मैं देती भी थी चेक करने के लिए, यहाँ तक कि लकी उपाध्याय मेरी मोबाइल को हैंग भी करते थे। जहाँ भी मैं बातें करती थी ये सब सुनते थे। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं हुई, ठीक है, इसी में अगर तसल्ली हो जाए तो ठीक है, तसल्ली कर ले, इससे भी उन लोग का कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो भी बात होती थी, अगर सुबह आना भी है तो लकी उपाध्याय पे ही फ़ोन जाता था कि नहीं भैया गाड़ी बाहर आ गई, आ जाओ। हर एक चीज़ आ जाती थी उस पर। लेकिन फ़र्क ये हो गया कि उनका मेरे प्रति जो व्यवहार था वो तो गंदा था ही, मारना पीटना, भूखा रखना, हर एक चीज़ करना। मेडिकल होती थी, दवा भी नहीं करवाती। आखिर जो मैं पैसा कमाई हूँ, अगर एक ससुराल में लड़की कमाए हुए पैसे से उसका सेवा किया जाए और वो क्या कहते हैं कि उसी के पैसे से दवा की जाए, कहा जाए कि जो पैसा कमाई है वो ला करके घर देना तभी तुम जॉब करोगी, ऐसा कहाँ होता है सर? या हम लोगों से भी पूछना चाहेंगे, ऐसा कहाँ होता है कि लड़की जब कमाती है तो करती है? अगर लड़की कमाती है तो अपने कल के लिए कमाती है, आने वाले कल के लिए कमाती है। अगर मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण प्रिंस उपाध्याय, मैंने अगर कमाया, प्रिंस उपाध्याय को समय देना चाहा या उनके साथ आगे बढ़ना चाहा, तो ऐसे मैंने गलत क्या किया? अगर कोई लड़की बाहर निकली तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं उसका चरित्र खराब है। तो जब आपने हम पर ऐसा मजबूर किया तो हमारे साथ सुभाष यादव जी ने जो उनको समझ में आया या जो भी न्याय उन्होंने हमारे साथ किया, हमारे लिए सोच कर किया, ठीक है। तो कहाँ से वो गलत है, कहाँ से मैं गलत हूँ? अगर यही काम प्रिंस उपाध्याय जी करते हो, मैं उनके साथ ऐसा करती, तो क्या प्रिंस उपाध्याय जिस तरह से मुझे बदनाम किए हैं मैं कर देती उन्हें? मैंने तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, और इसलिए नहीं उठाई कि ठीक है, चाहे इसको लोग गलती कहें या जो भी कहें, मैं उस पर कोई अमल नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी अफवाह इतनी फैलाई कि इतना बेइज्जत कर दिया। और नौबत हमारी इसलिए आई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था, हम किसी से कुछ कह नहीं सकते थे, जिससे भी कहते थे वो सबूत मांगता था, सबूत हमारे पास था नहीं। और इसके ज़रिए तो हमारे माँ बाप हैं। जब लास्ट बार हमारी बहस हुई थी हमारे ससुराल वालों से, तो हमारे पापा को हमने पूरी सच्चाई बता दी थी। भी फ़ोन किया, पापा आइए हमें ले चलिए। हमारे पास कोई रास्ता तो था नहीं, हम क्या कर सकते थे? पापा को ही बुलाए, तो पापा हमारे कह रहे तुम्हारे बुलाने पे नहीं आएंगे, हम तुम्हारी सास के बुलाने पे आएंगे। तो हमारी सास ने कहा आकर के अपनी बेटी ले जाइए। तो हमारे पापा 4 बजे भोर में आए और हमें अपने साथ लेकर के चले गए, बिना किसी गहने के और बिना किसी पैसे के। जैसे कि वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा लेकर चले गए। अच्छा, अगर मैं सब कुछ लेकर के गई होती तो आप लोग मेरी कंडीशन देख रहे हैं, मैं ऐसी हालत में आपको लग रही हूँ कि आज एक 10 रुपये के लिए मुझे तरसा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान मिला है कि मुझे एक दिन भी भूखा रखना मंजूर नहीं है। उसे भूखा रखना कि आँख में हमारे आंसू देना भी बर्दाश्त नहीं है उसे, क्योंकि हमारे साथ जो व्यवहार दुर्व्यवहार लकी उपाध्याय करते थे हमारे साथ, प्रिंस उपाध्याय दोनों उन्हीं का नाम है, वो पलक्की और पिंक दोनों उनका नाम है। तो जो हमारे साथ व्यवहार करते थे, हमारे साथ गाड़ियों में भी करते थे, गाड़ी जहाँ तक कि बाहर निकाल के फेंक देना भी उनका ये काम था। कई जगह पे कितनी चोटें खाई हैं मैंने, कितना क्या किया। मेरे पापा भी मिलने आए थे, उस वक्त हमारे कान सूजा हुआ था, लकी उपाध्याय ने हमें मारा था।
तुम्हारा कान सूजा हुआ था तो मैंने अपने पल्लू से इसको ऐसे छिपा लिया था कि अभी भी मैं बात संभाल सकती हूँ, पापा को कुछ पता ना चले। फिर भी हमारे पापा को पता चल गया तो उन्होंने हमसे पूछा, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं उनसे, सिर्फ इसलिए अपना रिश्ता बचाने के लिए। चलिए, बिल्कुल आपने हर बातों में लगभग माँ बाप का जिक्र किया कि माँ बाप का सम्मान हमारे था। तो आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले नहीं सोचा कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की एक दूसरे समाज के लड़के से या फिर जो भी हो वो, उनसे आप उनके साथ रहने को तैयार हो रही हैं, आपका समाज, आपका परिवार, आपका रिलेटिव आपको क्या कहेगा, उस पूरे सम्मान को आपने ताक पर रख कर ऐसा फैसला कैसे लेने के लिए सोच लिया? क्योंकि आप बार बार कह रही कि माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का सम्मान। जी, तो क्योंकि उस वक्त हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जो कुछ भी हुआ अचानक ही हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ भी पता नहीं। दरअसल रात में हमारी भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई घर वालों से। फिर से मैंने एक बार समझाने की कोशिश की लक्की की माँ को और सबको, यही कोशिश करी कि मैंने कि नहीं, कुछ भी करके मुझे सच्चाई ये लोग हमारी यकीन कर ले, हमें ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े जो इनके खिलाफ हो। और मैं अपने पति के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी लोगों से इनका इंटरव्यू मैं करवा चुकी थी, दोस्तों से, कॉलेजों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे करवा चुकी थी मैं। तो मुझे एक बार का ये था कि नहीं, अगर मैं इनसे अलग भी हो रही हूँ, और 2 बार मैं हुई भी हूँ, मैं चली गई थी कि 1 साल बाद लौट कर आई हूँ अपने मायके से सुधरने के लिए इनके, लेकिन फिर भी इनके में कोई बदलाव नहीं। हाँ, ये लोग आते थे, हाथ पैर जोड़ कर ले जाते थे हमारे माँ बाप के पास से कि चलिए ठीक है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर इनकी कुछ दिनों में हरकत वैसी हो जाती थी। और रही भागने की बात, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग अगर भागे होते या फरार हुए होते तो हम आप लोग को बुलाते भी नहीं, और ना ही आजमगढ़ में दोबारा कदम रखते।